इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। हम जानेंगे कि रणभूमि में असल में क्या होता था। वो रणभूमि जहां पसीने, खून और बेहद शानदार रणनीतियों से इतिहास लिखा जा रहा था। आज हम इस पूरे विषय को 5 अहम हिस्सों में डिकोड करेंगे। मिथक बनाम सच्चाई, भूगोल का एक हथियार के रूप में इस्तेमाल, कुछ ऐसी महान विजय जिन्हें हम भूल चुके हैं, युद्ध में जानवरों का रोल, और अंत में भवानी की ऊर्जा। मिथक बनाम युद्ध के मैदान की सच्चाई। क्या सिनेमा ने इस इतिहास को सही ढंग से दिखाया है? होता क्या है कि हम अक्सर उस बॉलीवुड वाले मिथक में खो जाते हैं, वही महलों की साजिशें और काल्पनिक प्रेम कहानियां। लेकिन असली इतिहास इन सुरक्षित 4 दीवारों के अंदर नहीं बुना गया। असलियत तो ये है कि सदियों तक विदेशी आक्रमणों को रोकने के लिए रणभूमि की धूल और मिट्टी के बीच रणनीतियां बनाई गई। उन्होंने एक ऐसी अभेद्य रक्षा पंक्ति तैयार की थी जिसे आज हम इन चमक-दमक वाली कहानियों के पीछे कहीं भूल गए हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ। भूगोल का एक घातक हथियार के रूप में इस्तेमाल। विशाल और ताकतवर साम्राज्यों से सिर्फ तलवारों के दम पर नहीं लड़ा जा सकता था, इसके लिए दिमाग चाहिए था। महाराणा प्रताप ने तो छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला वॉरफेयर का एक ऐसा मास्टर क्लास दिखाया जो हैरान कर देता है। उन्होंने किया क्या? अपनी पूरी नागरिक आबादी और खेतीबाड़ी को मैदानी इलाकों से हटाकर अरावली के दुर्गम पहाड़ों में शिफ्ट कर दिया। इसका सीधा सा लेकिन घातक मकसद था दुश्मन की विशाल सेना को रसद और खाने पीने से पूरी तरह काट देना और उन्हें संकरे पहाड़ी दर्रों में फंसाकर कमजोर कर देना। और इस बात को ये कथन बहुत खूबसूरती से बयां करता है। बादलों को भी उस धरती पर पानी बरसाने में शर्म आती है जिसने पहले ही इतना खून पी रखा है। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि पीढ़ियों के बलिदान की गवाह वो उबड़-खाबड़ जमीन थी जिसे इन योद्धाओं ने आक्रमणकारियों के लिए एक प्राकृतिक चक्रव्यूह में बदल दिया था। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, वो महान विजय जिन्हें इतिहास के पन्नों में अक्सर भुला दिया जाता है। अगर हम टाइमलाइन को देखें तो एक बहुत ही अलग तस्वीर सामने आती है। 16वीं सदी की उन मशहूर लड़ाइयों से बहुत पहले 1178 में ही गुजरात की रानी नायका देवी ने अपनी जमीन के भूगोल का ऐसा शानदार इस्तेमाल किया था कि एक विशाल विदेशी सेना को उल्टे पांव भागना पड़ा। ये सैन्य नेतृत्व का एक ऐसा बेहतरीन उदाहरण है जिसे हमारी इतिहास की किताबों ने अक्सर हाशिए पर ही रखा है। अब हल्दी घाटी को तो सब जानते हैं और अक्सर उसे एक हार के रूप में गलत समझ लिया जाता है, जबकि असल में वो एक रणनीतिक वापसी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेवाड़ के इतिहास का असली गेम चेंजर कौन सा युद्ध था? वो था दिवेर का युद्ध। ये कोई बचाव नहीं था, बल्कि एक जबरदस्त आक्रामक प्रहार था। इसी शानदार सफलता की वजह से इसे अक्सर मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। और इस जीत का इम्पैक्ट क्या था? एक नंबर से समझते हैं, 4। ये कोई आम हमला नहीं था, ये उस जमाने की एक परफेक्ट सर्जिकल स्ट्राइक थी। इस एक अकेले युद्ध में दुश्मन की ठीक 4 बड़ी सैन्य छावनियों को एक ही झटके में पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। घेराबंदी हमेशा के लिए टूट गई। चलिए अब चौथे हिस्से की बात करते हैं, युद्ध के मैदान में जानवरों का रोल, जो सच में काफी दिलचस्प और कभी-कभी थोड़ा खौफनाक भी होता था। युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल बिल्कुल एक 2-धारी तलवार जैसा था। एक तरफ तो ये इतने विशाल थे कि इन्हें शराब पिलाकर किलों के लोहे की नुकीली कीलों वाले दरवाजे तोड़ने के लिए एकदम बैटिंग रैम की तरह यूज किया जाता था। लेकिन दूसरी तरफ यही विशाल आकार इनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी था। ये बहुत धीमे थे और अगर रणभूमि के शोर से घबरा गए तो अपने ही सैनिकों को कुचल डालते थे। और हाँ, उन पर बैठे कमांडर तो दूर से ही दुश्मन के तीरंदाजों के लिए सबसे आसान टारगेट बन जाते थे। हाथियों से परे कुछ बेहद ही चतुर मनोवैज्ञानिक चालें भी चली जाती थी। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। रात का घना अंधेरा है और सैकड़ों बैलों के सींगों पर धधकती हुई मशालें बांधकर उन्हें दुश्मन के कैंप की तरफ दौड़ा दिया गया है। दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत बड़ी अनगिनत सैनिकों की सेना हमला करने आ रही है। बिना लड़े ही दुश्मन में दहशत फैल जाती थी। कमाल का आइडिया था ना? इसके अलावा रेगिस्तानी और रेतीले इलाकों में तेजी से आगे बढ़ने के लिए विशेष ऊंट टुकड़ियों का भी बहुत ही स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया गया। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम और 5वें हिस्से पर, भवानी की ऊर्जा। यहाँ हम उस गहरे आध्यात्मिक कनेक्शन को समझेंगे। आपने जापानी समुराय और उनकी कटाना के बारे में तो सुना होगा कि वो उसे अपनी आत्मा का हिस्सा मानते थे। बिल्कुल वैसे ही यहाँ तलवार को भवानी नाम से पूजा जाता था।
ये लोग अपने हथियारों को सिर्फ लोहे का कोई बेजान टुकड़ा नहीं मानते थे। उनके लिए तलवार एक जीवित ऊर्जा थी, जिसकी अपनी एक अलग आत्मा और प्रचंड शक्ति होती थी। और ये सम्मान कोई दिखावा नहीं था, इसके नियम बहुत सख्त थे। एक नियम ये था कि अगर तलवार एक बार अपनी म्यान से बाहर आ गई तो उसे वापस रखने से पहले खून का स्वाद चखना ही होगा। हैरानी की बात तो ये है कि ये पुरानी परंपरा आज भी जीवित है। हालांकि आज के समय में इसे थोड़ा बदल दिया गया है। अब बस अंगूठे में एक छोटा सा कट लगाकर अपने ही खून की एक बूंद हथियार पर चढ़ाकर ये रस्म पूरे सम्मान के साथ निभाई जाती है। ये आध्यात्मिकता सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं थी, ये सीधे रणभूमि की मिट्टी से जुड़ी थी। योद्धाओं का एक बहुत ही अटूट विश्वास था कि जिन पूर्वजों ने मातृभूमि के लिए अपनी जान दी है, जिन्हें बेहद सम्मान से भूमिया कहा जाता था, वो अपनी जमीन को कभी अकेला नहीं छोड़ते। उनका मानना था कि युद्ध के दौरान वो शहीद पूर्वज अदृश्य रूप से वापस लौट आते हैं और जीवित योद्धाओं के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं। ये सोच ही अपने आप में कितनी ताकतवर है। इन रणनीतियों, मनोवैज्ञानिक दांव पेच और उस दौर की इतनी क्रूर जमीनी वास्तविकता को समझने के बाद एक सवाल तो जहन में गूंजता ही है। जो कुछ भी हमने आज इस विश्लेषण में देखा, वो सोचने पर मजबूर करता है कि न जाने और कितनी ऐतिहासिक सच्चाइयां आज भी महलों की उन चमचमाती कहानियों और सिनेमाई पर्दों के पीछे छिपी हैं। ऐसी सच्चाइयां जो बाहर आकर अपनी असली कहानी सुनाने का इंतजार कर रही हैं। इतिहास को सिर्फ महलों में मत ढूंढिए, उसे रणभूमि की उस लाल मिट्टी में तलाशिए जहां वो सच में गढ़ा गया था। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं।